सहिष्णुता किसे कहते हैं? प्रशासक का वह आध्यात्मिक नैतिक मूल्य अथवा मनोवृत्ति विपरीत परिस्थितियों में जिसमें वह विरोधी मूल्यों को अपनाते हुए नियोजित वस्तुनिष्ठ तार्किक व सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता है, सहिष्णुता कहलाता है। सहिष्णुता के प्रकृति सकारात्मक नकारात्मक भेद धार्मिक राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक। क्वेश्चन, सहिष्णुता की विधि अथवा प्रणाली बताइए। सहिष्णुता नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक में विरोधी के मत को सहन करना और सकारात्मक विरोधी के मत का सम्मान करना तथा उसके तार्किक पक्ष को स्वीकार करना। सहिष्णुता के भेद बताइए। सहिष्णुता के भेद धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय और महिला वृद्धजन के प्रति। धार्मिक सहिष्णुता इसके धर्म का सम्मान करना। सांस्कृतिक सहिष्णुता दूसरे के रीति रिवाज परंपरा आदि का सम्मान करना। राष्ट्रीय सहिष्णुता दूसरे राष्ट्रों के योजना मतों का सम्मान करना और महिला वृद्धजन के प्रति सम्मान प्रकट करना। क्वेश्चन, सहिष्णुता का प्रशासन में महत्व बताइए अथवा क्या सहिष्णुता को अपनाकर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जा सकता है? प्रशासन में सहिष्णुता के गुण को अपनाकर नंबर 1 सकारात्मक वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 2 इसमें सभी के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। नंबर 3 इसे अपनाकर जातीय सांप्रदायिक हिंसा से बचा जा सकता है। नंबर 4 सहिष्णुता के मूल्य को अपनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अथवा हिंसा को टाला जा सकता है। नंबर 4 सहिष्णुता के मूल्य को अपनाकर विरोधी के धर्म विचार उसकी प्रथा आदतों को सम्मान देते हुए एक संतुलित वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन, करुणा सर्वहित सर्व कल्याण आधार परोपकार दया स्वप्रेरित परिवर्तनशील बौद्ध अष्टांगिक मार्ग दृष्टि संकल्प वाक कर्म आजीविका और स्मृति समाधि क्षणिकवाद मानववाद व्यवहारवाद का पोषक आत्मा की सोचकर यथार्थ पर बल मानव मात्र की सेवा अपवाद 4 आर्य सत्य हैं। निर्माण प्राप्त पता नहीं कहाँ लिख रहा है, हीनयान महायान भ्रष्टाचार पर्यावरण निवारण जन सहयोग। दया का पात्र हमेशा ऐसा ही रखता है, दया देने वाला परिवर्तित होता है। करुणा स्वयं पर में भेद परानुभूति स्वयं पर के भेद को ही खत्म हो जाए। संज्ञानात्मक भावात्मक बुद्धि तर्क आत्म। क्वेश्चन, करुणा को स्पष्ट करते हुए प्रशासन में इसका महत्व बताइए। नंबर 1 दया तथा करुणा के मध्य मूलभूत अंतर बताइए। क्या करुणा का आधार परोपकार हो सकता है? करुणा की थकान से क्या तात्पर्य है? आंसर, प्रशासक का वह आधारभूत मूल्य जिसमें वे पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को समझते हुए उसे दूर करने का प्रयास करता है, करुणा का भाव कहलाता है। करुणा दया नहीं है, क्योंकि दया का भाव विशिष्ट व्यक्ति अथवा प्राणी के प्रति उत्पन्न होता है, जबकि करुणा का भाव सभी के प्रति अथवा सामान्य के प्रति रहता है। नंबर 2 जो दया का पात्र है वह समर्थ नहीं रहता, किंतु जो दया करने वाला है वह समर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जबकि करुणा के भाव में पीड़ित व्यक्ति अपनी स्थिति से बाहर निकल सकता है। दया एक तात्कालिक भाव है, जबकि करुणा के भाव को स्थायित्व दिखाई देता है। करुणा की थकान प्रशासकीय अधिकारी के लिए करुणा की उपयोगिता। नंबर 1 प्रशासन में करुणा को अपनाकर प्रशासक सामाजिक न्याय को महत्व दे सकता है, जिसमें वे अपने समस्त कर्म पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के प्रति कल्याण की भावना से कर सकता है। नंबर 2 इसे अपनाकर समाज में समुचित तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम भी कर सकता है। नंबर 3 जो प्रशासक करुणा को अपने प्रशासन में अपनाता है वह ना तो स्वयं भ्रष्टाचार करता है और ना ही भ्रष्टाचार होने देता है। नंबर 4 करुणा वन्य जीव संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण को महत्व देता है। नंबर 5 करुणा का भाव जनता की पीड़ा अथवा समस्या को न केवल सुनता है, अपनी कठोर कार्रवाई के स्थान पर सही नियमों के अनुसार उसका समाधान करता है। नंबर 6 करुणा का गुण प्रशासक को लोकप्रिय बना सकता है,
जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को कराने से प्रशासक सही अर्थों में आम जनता से जुड़ता है। हाँ, करुणा का आधार परोपकार का भाव होता है, क्योंकि करुणा परोपकार की भावना में ही सर्वहित तथा सर्व कल्याण का भाव निहित होता है। यही कारण है कि सर्व कल्याण से संबंधित होने के कारण दया नहीं अपितु परोपकार का भाव ही करुणा का आधार बनता है। क्वेश्चन, परानुभूति किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। परानुभूति एवं सहानुभूति के मध्य अंतर बताइए। परानुभूति प्रशासक की वह मनोवृत्ति जिसमें वह पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को सुनते हुए न केवल उसे दूर करने का प्रयास करता है अपितु उसकी समस्या में खुद को आत्मसात कर लेता है, परानुभूति कहलाती है। प्रशासक की वह मनोवृत्ति जिसमें वे पीड़ित प्राणी को मनोस्थिति को समझाते हुए उसे स्वयं महसूस भी करता है, उसे परानुभूति कहलाते हैं। परानुभूति में अपने व पराये का भेद समाप्त हो जाता है। परानुभूति दो भागों में विभाजित है। परानुभूति संज्ञानात्मक और भावात्मक। भावात्मक परानुभूति चिंता परानुभूति और तनाव परानुभूति। संज्ञानात्मक, इसमें व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके चरित्र को समझने का प्रयास करता है। यह परानुभूति संज्ञात्मक कहलाती है। भावात्मक परानुभूति, इसमें व्यक्ति बौद्धिक स्तर की अपेक्षा भावात्मक रूप में पीड़ित व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करता है। परानुभूति चिंता, इसमें व्यक्ति भावात्मक रूप से उत्तेजित होकर पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना चाहता है। परानुभूति तनाव, इसमें व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की समस्या को अपनी समझने लगता है और उसकी भावनाओं को तीव्रता का स्तर बढ़ जाता है। परानुभूति तनाव व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से रोगी बना सकता है अपितु इसमें व्यक्ति स्वयं के प्रति जीने की आशा का भी त्याग कर सकता है। परानुभूति तनाव प्रशासक के लिए किसी भी रूप में उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन, परानुभूति और सहानुभूति के मध्य मूलभूत अंतर बताइए। जब तक परानुभूति में संज्ञानात्मक पक्ष की प्रबलता रहती है तथा वे परानुभूति के रूप में ही जाना जाता है, किंतु जैसे ही भावात्मक पक्ष की प्रबलता होती है उसे सहानुभूति के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सहानुभूति में जहां व्यक्ति तथा स्वयं पर के मध्य भेदभाव दिखाई देता है, वही परानुभूति में अपने पराये का अंतर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन, क्या परानुभूति का आधार परोपकार को माना जा सकता है? क्योंकि करुणा का भाव व्यक्ति की मानसिक अभिव्यक्ति है जिसमें वे पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है। वह पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है। उसी करुणा का सार्वभौमिक रूप या समष्टि रूप परानुभूति है तथा परानुभूति का आधार भी परोपकार ही है। क्वेश्चन, प्रशासक में निष्पक्षता अथवा तटस्थता के लक्षण को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। निष्पक्षता तथा तटस्थता, न्याय की वह मांग जिसमें व्यक्ति सभी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा रूढ़ियां स्वमूल्य अथवा स्व कल्याण से संबंधित अभिवृत्तियों को त्याग कर वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर अपना निर्णय प्रस्तुत करता है, निष्पक्षता अथवा तटस्थता कहलाता है। इसे अपनाकर प्रशासक को किसी का समर्थन अथवा विरोध नहीं करना चाहिए। नंबर 2, व्यक्तिगत कारणों से ना तो किसी को लाभ पहुंचाना चाहिए और ना ही किसी को हानि पहुंचानी चाहिए। इसमें निर्णयकर्ता को स्वहित एवं स्व कल्याण से परे रहना चाहिए। नंबर 4, प्रशासक को कभी भी विषय को अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। नंबर 5, जिसे हम पसंद करते हैं उसे ना तो विशेष लाभ पहुंचाना चाहिए और जिसे पसंद नहीं किया जाता उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। क्वेश्चन, गैर तरफदारी अथवा असंलग्नता किसे कहते हैं? किसी भी प्रशासक को राजनीतिक दल से जुड़ाव अथवा लगाव नहीं होना चाहिए अथवा प्रशासक का वह मूल्य जिसमें वे सभी प्रकार के राजनीतिक दलों से तटस्थ होकर निष्पक्ष रूप में सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करता है, असंलग्नता या गैर तरफदारी कहलाता है। क्वेश्चन, निष्पक्षता एवं गैर तरफदारी के बीच अंतर बताइए। क्वेश्चन, गैर तरफदारी को अपनाकर प्रशासक जनता के मध्य यह संदेश दे सकता है कि वे सभी प्रकार के राजनीतिक दलों से मुक्त है। नंबर 2, गैर तरफदारी प्रशासक के लिए संसदीय प्रणाली का मूल आधार है।
नंबर 3, प्रशासक को सत्तारूढ़ दल के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति या द्वेष नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, इसे अपनाकर प्रशासक अपनी योग्यता एवं निष्ठा के आधार पर किसी भी पद की प्राप्ति करता है। यह गैर तरफदारी उसे उसके कार्य नियोजन के आधार पर ही पदोन्नति तथा पुरस्कार दिलाती है। यही कारण है कि प्रशासक को सभी प्रकार के दलों से मुक्त होकर सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता के आधार पर अपने कर्मों को करना चाहिए। समर्पण। क्वेश्चन, प्रशासन में समर्पण के मूल्य को परिभाषित करते हुए इसका महत्व प्रतिपादित कीजिए। जनहित कार्य के लिए उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना प्रशासक का आधारभूत मूल्य है। इसे अपनाकर नंबर 1, एक प्रशासक अपने कार्यों को पूर्णतः उत्साह के साथ कर सकता है। नंबर 2, अपने लक्ष्य की प्राप्ति सही समय में कर सकता है। नंबर 3, प्रतिबद्धता और उत्साह लोगों में प्रशासक के प्रति विश्वास उत्पन्न करती है। नंबर 4, प्रशासक का यह गुण उसके कर्तव्य निष्ठा, जवाबदेहिता तथा न्यायोचित गुणों को अभिव्यक्त करता है। नंबर 5, जब एक प्रशासक अपने कार्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेगा तब वे समाज में आदर्श की स्थापना कर सकता है और राजकीय कार्यों को गति प्रदान कर सकता है। प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति। सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। क्वेश्चन, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार बताते हुए प्रशासन में दार्शनिक आधार की व्याख्या कीजिए। आंसर, जब एक प्रशासक अपने प्रशासन में सामाजिक न्याय में दक्षता के लिए जब कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का पालन करता है, वह प्रशासक की सत्यनिष्ठा और दार्शनिक आधार कहलाता है। नंबर 1, इसे अपनाकर प्रशासक कुशल तथा प्रभावी शासन व्यवस्था को समुचित रूप से लागू कर सकता है। नंबर 2, समाज में सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए सत्यनिष्ठा अपने दार्शनिक रूप में एक अनिवार्य शर्त है। नंबर 3, शासन में ईमानदारी भ्रष्टाचार से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। नंबर 4, जीवन के प्रत्येक पहलू का प्रभावी कानून बनाना तथा उसका समुचित क्रियान्वयन करना प्रशासन में ईमानदारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित है। सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार है भारतीय संदर्भ और पाश्चात्य संदर्भ। नंबर 1, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नंबर 2, चाणक्य नीति, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र। नंबर 3, गीता का स्वधर्म। नंबर 4, बौद्ध का मानवतावाद अथवा राजधर्म। पाश्चात्य संदर्भ। नंबर 1, प्लेटो के दार्शनिक राजा की कल्पना, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। नंबर 2, अरस्तु की समान वितरणात्मक प्रणाली। नंबर 3, उपयोगितावादी, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हित कल्याण। बेंथम, समान वितरण न्याय है। मिल, व्यक्तित्व का समान न्याय है। हिंगेल, टी.एच. गीत, ब्रैडले, अंग अंगी की धारणा व्यक्ति व समाज में। नंबर 5, रॉस, जॉन लॉक, स्वतंत्रतावादी, उदारवादी, समतावादी न्याय के समर्थक। क्वेश्चन, प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट करते हुए राजनीतिक अभिवृत्ति को विकसित करने के उपाय अथवा प्रयास बताइए। आंसर, जिन मूल्यों का संबंध व्यक्ति के आचरण तथा चरित्र निर्माण से होता है, जिन्हें अपनाकर शासन में सुदृढ़ता, निष्पक्षता तथा नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है, वह प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति कहलाती है। यह अभिवृत्ति नंबर 1, सामान्य जन को अक्षम बनाने में और समुचित सेवा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसे अपनाकर समुचित दिशा निर्देश तथा बाधा रहित साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। नंबर 2, प्रशासन को ई प्रशासन बताना चाहिए जिससे उसमें पारदर्शिता भी हो सके। नंबर 3, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए लोक सेवक में कार्यकाल की सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए। नंबर 4, वे नैतिक विचार जिनका संबंध राष्ट्रीयता एवं कर्तव्यनिष्ठता से है, सभी को प्रशासन में लागू किया जाना चाहिए। नंबर 5, प्रशिक्षण अथवा ट्रेनिंग के दौरान ही प्रशासक को नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इत्यादि का अध्ययन कराया जाना चाहिए। नंबर 6, प्रशिक्षण के दौरान ही मानवीय संबंधों से संबंधित प्रशिक्षण को भी आधार बताना चाहिए। नंबर 7, प्रशासन में नौकरशाही के मध्य ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए जो समाज में न्यायपूर्ण पारदर्शी मूल्यों की स्थापना कर सके। नंबर 8,
जितना अधिक हो सके प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नियमों अथवा सूचनाओं को एकत्रित करके लागू किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर प्रशासक की दृष्टि तार्किक, दूरदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ के रूप में दिखाई दे सकती है। अब है इमोशनल इंटेलिजेंसी, संवेदात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? आंसर, आईक्यू के लक्षण विशेषताएं बताइए। आईक्यू की प्रशासन में उपयोगिता। आंसर, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि का वह व्यापार जिसमें व्यक्ति स्वयं की भावना को पहचानने के साथ दूसरों की भावना को समझता है तथा निर्णय लेते समय दूसरों के संबंधों के साथ अपना समुचित प्रबंधन या समायोजन करता है, आईक्यू कहलाता है। संवेगात्मक बुद्धि के 4 अन्य डैनियल गोल ने बताए। पहली बार प्रयोग अपनी रचना में किया है आईक्यू का। संवेगात्मक बुद्धि में व्यक्ति 4 प्रकार की क्रिया से स्वयं के साथ साथ दूसरों से भी संबंधों का समुचित प्रबंध करता है। ये 4 आयाम निम्नवत है। नंबर 1, आत्म जागरूकता। नंबर 2, आत्म प्रबंधन। नंबर 3, आत्म प्रभुत्व प्रेरणा। नंबर 4, सामाजिक संबंधों के साथ समायोजन, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों का समायोजन। आईक्यू की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, संवेगात्मक बुद्धि में व्यक्ति अपने संवेग एवं भावनाओं को समझते हुए इसके प्रति संवेदनशील बना रहता है। नंबर 2, इसमें व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, संवेगों, हाव भाव इत्यादि को समझते हुए दूसरों के प्रति भी संवेदनशील बना रहता है। नंबर 3, इसमें व्यक्ति अपने संवेगों की संगति अपने सिद्धांतों से समुचित रूप में कर लेता है। नंबर 4, संवेगात्मक बुद्धि में व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है तथा दूसरों के साथ सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। आईक्यू को महत्व। नंबर 1, संवेगात्मक बुद्धि के विकास से जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाती है। व्यक्ति के संबंध दूसरों के प्रति संतोषप्रद हो जाते हैं। व्यक्ति के कार्य निष्पादन में वृद्धि हो जाती है। बेहतर स्वास्थ्य का निर्माण हो सकता है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास में स्वास्थ्य में मजबूत मानसिकता की प्राप्ति संभव है। इससे व्यक्ति विचारशील एवं प्रभावी तरीके से निर्णय ले सकता है। व्यक्ति में स्वनिर्भरता का विकास हो जाता है। संबंधों में मजबूती आ जाती है। व्यक्ति गुणात्मक कार्यों के प्रति अपनी निष्ठा अधिक प्रकट करता है। प्रशासन में आईक्यू का महत्व। क्वेश्चन, किसी भी प्रशासक में आईक्यू के कौन कौन से गुण होना अनिवार्य है? सहानुभूति, संवेदनशीलता, करुणा, आत्मसंयम, सामाजिक जागरूकता आदि आईक्यू के प्रमुख लक्षण माने गए हैं। क्वेश्चन, प्रशासक में भावात्मक संवेगात्मक बुद्धि के विकास से कौन से सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं? नौकरशाही में भावात्मक बुद्धिमत्ता का होना इसकी कार्यकुशलता का अनिवार्य अंग है। इसे अपनाकर प्रशासक दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील रहता है, दूसरों की भावना को समझने का प्रयास करता है। इसे अपनाकर सकारात्मक परिणाम प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। नंबर 1, नेतृत्व तथा टीम प्रबंधन में सुधार आना। नंबर 2, इसके विकास से ग्राहक सेवा में भी सुधार आना। तनाव प्रबंधन। क्वेश्चन, तनाव को स्पष्ट करते हुए तनाव के विभिन्न कारक बताइए अथवा भेद। आंसर, मनुष्य की वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें वह वातावरण की समस्याओं के प्रति संघर्ष करने में असफल होता है अथवा हानिकारक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में असफल होता है, तनाव कहलाता है। तनाव को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख आधार हैं। तनाव, दबाव, कुंठा, चिंता और अंतर्द्वंद। क्वेश्चन, तनाव के लक्षण अथवा विशेषताएं बताइए। नंबर 1, तनाव की स्थिति में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है अथवा उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था त्रुटिपूर्ण हो जाती है। नंबर 2, तनाव धनात्मक और ऋणात्मक होता है। इसमें व्यक्ति एक ऐसे दबाव में रहता है जिसमें वह कठिन परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाता। नंबर 4, तनाव धमकीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण, हानिकारक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। नंबर 5, जैसी जैसी तनाव की मात्रा कम होती जाती है उसका असर भी कम होता जाता है। तनाव के कारक अथवा कारण बताइए। नंबर 1, तनाव जीवन की चुनौतीपूर्ण घटनाओं से उत्पन्न होता है अथवा तनावपूर्ण घटनाओं से उत्पन्न होता है। नंबर 2, विकल्प चुनाव में संघर्ष की स्थिति में तनाव का कारक बनती है। नंबर 3, तनाव दिन प्रतिदिन की उलझनों से उत्पन्न होता है। नंबर 4, तनाव की उत्पत्ति एवं विकास में वातावरण से असमायोजन मुख्य कारक सिद्ध होता है। नंबर 5, पूर्ववर्ती परिस्थितियों अथवा कुछ ऐसे कारक जिनकी पुनरावृत्ति होने पर तनाव उत्पन्न हो जाता है।
नंबर 6, तनाव उत्पत्ति के प्रमुख रूप से 3 कारक अथवा आधार माने गए हैं। तनाव उत्पत्ति के कारक और चुनौतियां। नंबर 1, भौतिक वातावरण, भौतिक परिस्थितियां। नंबर 2, शारीरिक कारक, शारीरिक रोग। नंबर 3, मानसिक कारक, आंतरिक चेतना का बंद। क्वेश्चन, तनाव प्रबंधन किसे कहते हैं? इसके विभिन्न उदाहरण या विधियां बताइए। तनाव को नियंत्रित करने के वे उपाय, विधियां जिन्हें अपनाकर अथवा सीखकर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो सकता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव प्रबंधन की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। नंबर 1, प्रथम अवस्था में व्यक्ति को सिखाया जाता है कि तनाव क्या है, उसके लक्षण एवं प्रकृति क्या है। नंबर 2, द्वितीय अवस्था में तनाव को कम अथवा दूर करने के उपाय बताए जाते हैं। नंबर 3, तृतीय अवस्था में तनाव को कम करने के उपाय, विधियों का अभ्यास कराया जाता है। तनाव को कम करने की विधि में CNSN एक ऐसी विधि है, कॉम्पैक्ट स्ट्रेस्ड नाउ। इसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहारिक और शैक्षणिक जीवन में तनाव से मुक्त हो सकता है। नंबर 1, इसमें व्यक्ति की उत्तेजना के स्तर को कम करने का प्रयास किया जाता है, जिससे मांसपेशियां शीतल होती हैं और क्रमशः तनाव भी कम हो जाता है। नंबर 2, इस विधि में व्यक्ति वातावरण में परिवर्तन करता है। नंबर 3, इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। दमन अथवा तनाव में व्यक्ति को उस घटना को अपने चेतन मन से हटा देना चाहिए। प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी त्रुटिपूर्ण अथवा असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। नंबर 6, इस विधि में व्यक्ति इस प्रकार की युक्ति तर्क देता है जिससे उसका निर्णय उचित रहे, झूठ बोलता है। नंबर 7, वास्तविकता को अस्वीकार करता है। उक्त विधि के अतिरिक्त तनाव को कम करने के लिए आयुर्वेद में 4 उपाय बताए गए हैं। आयुर्वेद में तनाव प्रबंधन के उपाय। नंबर 1, आहार। दूसरा विहार। नंबर 3, आचार। नंबर 4, विचार। आहार में संतुलित व व्यवस्थित भोजन करना। विहार में मनोरंजन के साधन अपनाना। आचार में ऋतुचर्या या दिनचर्या। विचार में सकारात्मक सोच रखना और आशावादी होना। ऋतुचर्या में मौसम अनुसार भोजन करना। दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना तथा व्यायाम आदि करना। और रात्रिचर्या में सोने से पहले 2 घंटे पहले भोजन आदि करना। नंबर 3, योग। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रण में रखता है। इसमें अपनाई गई 8 विधियों को क्रमशः है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।